यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जॉन सैंडी और सुखमयी चक्रवर्ती, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पर्संस थे जिनके बारे में हम लोग जान रहे थे कि थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इस प्रकार से पहला 5 ईयर प्लान अगर बात करेंगे तो हेराल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर आधारित है। दूसरा 5 ईयर प्लान अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा आधारित है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल के बाद अगर बात करते हैं तीसरा 5 ईयर प्लान, तो तीसरा 5 ईयर प्लान यहाँ पर जॉन सैंडी और सुखमयी चक्रवर्ती दो लोग हैं, दोनों के मॉडल पर ये आधारित होगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब इसके आगे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का क्या था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा एलन माने और अशोक रुद्र, एलन माने और अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित है। तो ये चौथा 5 ईयर प्लान भी हमारे लिए इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि यह हमारा एलन माने और अशोक रुद्र इन दो के मॉडल पर आधारित है। तो यहां पर आगे देखते हैं हम लोग फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर याद रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह भी गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ ही आरंभ की गई थी और जस्टिस के आधार पर। तो यहां पर याद रखेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर पूरा जोर था, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर जोर था, और ये गरीबी हटाओ का नारा फिर से चौथी के बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे चौथी योजना में यह सबसे पहली बार आपका अनाउंस किया गया गरीबी हटाओ का नारा। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान कई बार पूछता है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किसमें आया था, तो ये पहली बार फोर्थ आपका 5 ईयर प्लान में आया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी अगेन आपका गरीबी हटाओ ही इसमें आपका शामिल है। अब यहां पर याद रखिएगा यह जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है इसमें देखिए मैंने यहां पर थोड़ा सा सुधार किया है। दिस स्कीम वाज बेस्ड ऑन डीपी धर डेवलपमेंट मॉडल। फिफ्थ 5 ईयर प्लान को बनाने वाला था डीपी धर डेवलपमेंट मॉडल इसे कहा जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वाज अचीव पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी का उन्मूलन, सेल्फ रिलियंट इकोनॉमी, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। In this scheme, the central government started the Antyodaya Yojana in 1977. Regional Rural Banks was established on 2nd October 1975. जबकि यहाँ पर याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण चीज है आरआरबी, जिसका अभी एग्जाम चल रहा है हमारा। आरआरबी की अगर बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स का स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। अनीसा कुछ पूछ रही थी? नहीं सर। तो ये पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखेंगे। ये जब हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं तो करता क्या है कि 2-3 पॉइंट को मिला के वो एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मैंने कोशिश की है जहां जहां से जितने पॉइंट हो सके सबको एक साथ कर दिया जाए। अब यहाँ पर बात सर करते जो हैं, आप पॉइंट्स बीच बीच में बताते हैं इम्पोर्टेंट, तो वो तो हम लोग नोट नहीं करते हैं, तो कैसे फिर नोट ऐसे के लिए लिखेंगे चिंता नहीं उसमें कीजिए, याद हम इसका कैसे? हिंदी ट्रांसलेट, अभी हिस्ट्री वाला आपको पीडीएफ नहीं दी है क्योंकि उसमें कुछ उसका हिंदी ट्रांसलेशन बचा हुआ था। तो हिंदी ट्रांसलेशन करके हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में दे देंगे आपको, ठीक है? ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों दे देंगे, इसलिए आप लोग को दे नहीं रहे हैं हिस्ट्री वाला, क्योंकि बहुत सारा लास्ट वाला पीपीटी केवल हम इंग्लिश में पढ़ाए थे। अब ये वाला पीपीटी भी है तो इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे ताकि आप लोग इजिली समझ सके, ठीक है? अभी जितना आप लोग को होमवर्क दिए थे वो करते जाइए, केवल आपको हम अपने हिसाब से टाइम पर दे तो देंगे। सर बिना पीडीएफ के नहीं हो पा रहा है वो, इसीलिए हम लोग अच्छा ठीक है, पीडीएफ चाह रहे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम देते हैं उसको जल्द से जल्द करके, आज बैठ के रात को कर देते हैं सारा का थे। सारा। ऐसा लोग वाला क्वेश्चन का आंसर देखे नहीं, वो बताते ना कहाँ पे क्या था। कौन सा बोलिए? ये मिस जो हम भेजे थे पीडीएफ में, उसमें अभी अनीसा बहुत सारा चीज का सुधार करना है, ठीक है? यस उसको सर। हम चेक कर लिए हैं, भेज देंगे वो भी हम आपको, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। उसमें बहुत सारा चीजों का सुधार करना है। अभी वो शुरुआती आपका लेवल पर ये शुरुआत हुआ है, और कुछ आपको मुझे ऐसा लगा कि कहीं का कुछ कॉपी वाला है, तो वो वाला आपको अपने लैंग्वेज में चेंज करना है। तो अपने लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं से भी कॉपी वाला रहेगा तो वो जो किताब की लैंग्वेज होती है ना वो पकड़ में आ जाती है बहुत आसानी से। यूपीएससी की यस कॉपी सर। कौन चेक करता है मालूम है आप लोगों को?
यूपीएससी का जो मेंस का कॉपी है वो कौन चेक करता है? ये 10th लेवल के बहुत ही पुराने टीचर जो होते हैं वो लोग इसे चेक करते हैं। 9th-10th में जो पढ़ा रहे हैं बहुत पुराने पुराने टीचर हैं, वो लोग चेक करते हैं इसकी कॉपी को। कोई यूनिवर्सिटी इस कॉपी को नहीं भेजते, यूनिवर्सिटी भेजेंगे तो बर्बाद कर देगा ये लोग, यूनिवर्सिटी वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो केवल पॉलिटिक्स होता है। तो यहाँ पर पुराने पुराने टीचर हैं जो एकदम से खुन्नाट टीचर जिन्हें कहा जाता है, वो लोग बैठ के चेक करते हैं, पुराने टाइम वाले। तो वो लोग का एक Yes. ग्रुप है और वो कभी नहीं बताता है कि हम यूपीएससी का कॉपी चेक कर रहे हैं, कभी नहीं बताएगा कि मेरा काम यूपीएससी का कॉपी चेक करना है। कभी कोई आपको बंदा आज तक सोसाइटी में नहीं मिला होगा जो ये क्लेम करता होगा कि वो यूपीएससी की कॉपी चेक करता है। यहां तक कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपका रांची में छपता था, यह भी लोगों को पता नहीं था। रांची में ही पहले यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर छपा करता था, लेकिन 90 के डिकेट्स में एक बार, रांची झारखंड वाला आदमी तो ऐसे ही सीधा नहीं होता है, तो ये लोग क्या किया, उसे लीक कर दिया यूपीएससी का पेपर। तो यूपीएससी का पेपर लीक करना इतना आसान नहीं है। नतीजा यहाँ पर ये हुआ कि अब ये पेपर अमेरिका से छाप के लाने लगा आपका। ये 97-98 के आसपास की बात थी या उससे थोड़ा पहले का। तब उसके बाद से यूपीएससी का सारा पेपर आपका छपता है, अमेरिका में प्रिंट होकर आता है यहाँ पर। तो झारखंड में अगर कोई भी चीज हो तो यहाँ तो सब में दिमाग लगा देता है जिसको पता चल जाए। पैसा लेके। नतीजा, एक भी साल ये लोग कुछ कर नहीं पाया। पहले ही साल करने की कोशिश किया था, पेपर किसी को बेचा था, तुरंत पकड़ लिया गया। The Indian National Highway System was introduced and many roads were widened to accommodate the increasing traffic. यहाँ पर याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को यहाँ पर तैयार किया गया और was introduced and many roads, और बहुत सारे रोड को चौड़ा किया गया बढ़ते हुए ट्रैफिक के अनुसार। टूरिज्म ऑल्सो एक्सपेंडेड, टूरिज्म को भी यह इंक्रीज किया गया। द 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम, खूब आप लोगों ने इसका सुना होगा, 20 सूत्री कार्यक्रम। प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1975, यह 1975 में लॉन्च किया गया। इट वाज फॉलोड फ्रॉम द 74 टू 79 के बीच में यह चलता रहा, और यह पंचवर्षीय योजना 74 से 79 के बीच में चलते हुए बंद कर दी गई आपकी 77 में। यहां पर याद रखिए, तो यहां पर ये चलता 74 से 79 तक, लेकिन ये 77 में नहीं आएगी। जनता पार्टी की सरकार वह बंद कर देती है। जनता पार्टी की सरकार क्योंकि नई नई सरकार थी तो उसने ये पूरा का पूरा बंद कर दिया। अब देखिए यहां पर और क्या क्या चीजें हैं। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यह इंट्रोड्यूस किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इस चीज को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स, लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना। यह भी आपका डीपी घर के द्वारा यह प्लान प्रिपेयर्ड किया गया था। द टारगेट ग्रोथ वाज 4.4% और 4.8% हम लोगों ने अचीव किया। रोलिंग प्लान हम लोगों ने यहां पर देखा था। रोलिंग प्लान में याद रखिएगा वही सारी चीजें सिमिलर आपको, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है इस नोट्स में। आगे चलते हैं। 6 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान में अगर बात करेंगे तो 6 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 85 तक चला। द 6 5 ईयर प्लान मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेरे ख्याल से ये भी पढ़ाया था ना अनीसा? यस सर। ये भी पढ़ाया हुआ था आपका 6 5 ईयर प्लान भी यहाँ पर आप लोग का आकाश नहीं पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे सर, पढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए मैंने एक नया पॉइंट जोड़ दिया है। दिस स्कीम वाज बेस्ड ऑन द डीटी लकड़ावाला विकास मॉडल। यह जो योजना आपका चल रहा था ये डीटी लकड़ावाला के मॉडल पर आपकी आधारित है। तो डीटी लकड़ावाला के मॉडल पर यह आधारित है। यह नेहरूवियन जो सोशलिज्म था उसे खत्म करके इंदिरा गांधी ने एक प्रकार से आर्थिक उदारीकरण को हरी झंडी दे दी। तो इंदिरा गांधी, यहाँ पर इंदिरा गांधी भारत में उदारीकरण को हरी झंडी देती हैं, उसी प्रकार से उदारीकरण को हरी झंडी देती है ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर। सेम सिमिलर पीरियड में आपका मार्गरेट थैचर भी उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी
हरी झंडी दे दी, वहां पर भी लिबरलाइजेशन के साथ प्राइवेटाइजेशन को भी, तो वहां बहुत सारे उद्योगों को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। नतीजा, जब प्राइवेटाइज किया गया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। अब जॉब बचाने के लिए तब वहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे गोल्डन शेयर कहा जाता है। गोल्डन शेयर्स का कॉन्सेप्ट तब मार्गरेट थैचर लेकर आई थी ब्रिटेन की इकोनॉमी में। ये गोल्डन शेयर्स क्या होता है, बता सकते हो आकाश? नो सर। अनीसा, गोल्डन शेयर याद है कुछ क्या? नहीं सर, याद तो नहीं। यहां पर याद रखिएगा, ये गोल्डन शेयर क्या होता था, इस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता चलूं, क्योंकि ये इसी इशू के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें 100 रुपए की कंपनी है, 100 रुपए के यहाँ पर शेयर्स हैं, 1-1 रुपए के 100 शेयर्स मान लेते हैं। अब सरकार का इसमें मान लीजिए पूरा का पूरा यह पब्लिक सेक्टर यूनिट था, पीएसयू था। अब इसमें से सरकार ने क्या किया, 70% शेयर बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर को 70% शेयर बेच दिए, या मान लो 90% शेयर बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, और इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इस पीएसयू का क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया। 90% शेयर बेच दिए गए किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो अब ये जो प्राइवेट सेक्टर जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया था वो इस कंपनी की मालिक हो गई। जिसने पैसा लगाया अब वो इसकी मालिक होगी। तो वो अब क्या करता है यहाँ पर कि वैसे अयोग्य लोग जो किसी काम के नहीं थे या जो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी सबकी छुट्टी करना शुरू कर देता है कि भाई इनको बाहर करो। अभी हमारे देखो बैंकों में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, कितने लोग बिल बिलाए हुए हैं कि प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। क्यों, काम न करने का आदत है, स्केल 3 हो गए हैं, स्केल 4 हो गए हैं, अब काम न करने की आदत है, तो इन सब की छटनी होगी। काम तो पीओ और कलर कर रहा है बैंक में बेसिकली। जो स्केल 3, 4, 5, 6 इनकी स्थिति खराब हो रही है कि भाई कहीं मुझे हटा के और नया स्टाफ ना ले आया जाए, तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध होना शुरू हो गया पूरे देश में। बात यह है कि यूको बैंक है, यूको बैंक को मौका दिया जा रहा है। ये 1990 के डिकेड से लगातार लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है। कभी भी इसने बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया। कभी 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करता है, कभी 200 करोड़ का, कभी 500 करोड़ का, बीच में हम लोगों ने देखा था। तो वो सरकारी योजनाओं के ऊपर उनकी प्रॉफिट होती है, तो अपना कोई वैसा एफर्ट उनके कर्मचारी लगाते ही नहीं है। अब ऐसा कौन सा बैंक है जो इतना बिजनेस करता है उसके बावजूद भी लॉस में रहता है? इतनी अपॉर्चुनिटी 20 साल में आप अपने बैंक को नहीं अच्छा स्थिति पर ला सके, तो सरकार अब क्या करेगी, हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको लगातार देती जाएगी उनको। तो टैक्स पेयर के पास पैसा कहां से आ रहा है, वो हराम में तो आ नहीं रहा है टैक्स पेयर के पास पैसा। आप जा रहे हैं, एक कलम खरीद रहे हैं, एक पेन खरीद रहे हैं, इसके ऊपर आप तो जीएसटी पे कर रहे हैं। एक कॉमन जो हमारा कस्टमर है वो एक पेन खरीदता है 3 रुपए का, 5 रुपए का, उसके ऊपर वो जीएसटी पे कर रहा है, उसको जीएसटी यहां पर लग रही है। अब यहां पर सीधा सा है कि उस गरीब का पैसा इन बैंकों में या इन पीएसयू में जो पूरा का पूरा लॉस में चल रहा है पिछले 25 साल के, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस पिछले करीब करीब 30 साल से लगातार यह लॉस मेकिंग है। तो 30 साल से क्या कर रहे हो भाई, जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पाए आप लोग। तो आपको हर 2 साल के बाद 500 करोड़ चाहिए, क्यों, इंप्लॉइज की सैलरी देनी है। फिर दुनिया के सारे एयरलाइंस पॉजिटिव हैं, प्रॉफिटेबल हैं, आप क्यों नुकसान में हो? बंद करो ऐसे चीजों को। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर कॉमन टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, तो इन लोगों को मुफ्त में तो मिलेगा नहीं कोई भी चीज। तो यहाँ पर याद रखिए, अब जब प्राइवेटाइज हुआ तो पूरे के पूरे ब्रिटेन में हल्ला होने लगा कि भाई मार्गरेट थैचर ने बहुत गलत किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये जो परिपाटी आई है वो अंग्रेज देकर गए हैं। बड़ा साहब वाली, बाबू साहब वाला, बड़ा बाबू वाला जो हमारे यहाँ का नीति है, तो ये हमारा अंग्रेज देकर गए हैं। तो अंग्रेजों के यहाँ भी ये जोर से हंगामा मचा। तब मार्गरेट थैचर ने उपाय निकाला कि 10% शेयर जो सरकार के पास थे, इसको कह दिया कि ये गोल्डन शेयर होंगे। ये क्या होंगे, हमारे गोल्डन शेयर्स होंगे, और जो डिसीजन मेकिंग होगा वो इन 10% शेयर्स में ही होगा। इनको दे दिया गया वीटो राइट। इनको क्या दे दिया गया, वीटो राइट, कि ये जो 10% शेयर होल्डर है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो चाहेगी तो कंपनी के कर्मचारी निकाले जाएंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं निकाले जाएंगे। तो सरकार कभी कर्मचारियों को निकालने का फैसला नहीं लेगी। क्यों, वह एक अलोकप्रिय निर्णय होगा।
उससे उसका वोट बैंक प्रभावित होगा, तो वो अपने वोट बैंक बचाने के लिए निश्चित तौर पर सारे एम्प्लॉयज को रखेगी। तो यहाँ पर अब जो पीएसयू थी जिसका 90% प्राइवेट सेक्टर के पास था, उसके 10% को गोल्डन शेयर में बदल दिया गया और कहा गया इसी गोल्डन शेयर के पास वीटो राइट होगा। तो वीटो राइट वाले जो शेयर होंगे वो गोल्डन शेयर कहलाएंगे और यह सबसे पहले ब्रिटेन में लॉन्च किया गया ये तरीका। तो यहाँ पर मार्गरेट थैचर की जब निधन हुआ आपका जनवरी 2013 में, तो बहुत सारे ब्रिटेन में लोग खुशी मनाने के लिए सड़कों पर निकल गए कि अच्छा हुआ मर गई। ये यूरोपियन कल्चर है कि किसी की मौत पर भी वो लोग खुशी व्यक्त कर पाते हैं। हमारे यहाँ कोई कितना भी बुरा आदमी क्यों ना मर जाए, हम लोग बोलते नहीं बड़ा अच्छा आदमी था। ये हमारे यहाँ का कल्चर है कि कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, वो मर गया तो हम लोग बोलेंगे नहीं अच्छा था, उसके अच्छाइयों को याद करेंगे, उसकी बुराइयों को नहीं। लेकिन ब्रिटेन वगैरह में क्या है, उसकी मौत का भी जश्न लोग मनाते हैं। क्यों? वो मानवीय समाज है, मानवता थोड़ी कम है, सिविलाइज उतने ज्यादा वो लोग नहीं है, नतीजा इस प्रकार की हरकतें करते हैं। अब यहां पर आते हैं गोल्डन शेयर्स के बाद। नया नया पैसा आ गया है, वो भी भारत से ही लूट के, तो कितना क्या वो लोग के पास संवेदनशीलता होगी। तो यहां पर याद रखिएगा डीटी लकड़ावाला के मॉडल पर यह आधारित था, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे, डीटी लकड़ावाला। अब यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की, स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर क्या हमारा नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। अब ये रिकमेंडेशन किसका था? शिवरामन कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो यहाँ पर शिवरामन कमेटी का रिकमेंडेशन से ये स्थापित हुआ, याद रखिएगा, बाकी सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैमिली प्लानिंग वाज आल्सो एक्सपेंडेड टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग आपका इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहां पर जब फैमिली प्लानिंग हमारा इंट्रोड्यूस किया गया ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए, तो यह 1975 वाले अंदाज में नहीं था। 1975 में क्या हो रहा था, जितनी भी महिलाएं को देखा जा रहा था जो 35 साल से कम उम्र की थी, उनका सबको पकड़ पड़ के बंध्याकरण ऑपरेशन कर दिया जा रहा था। जो भी 35 से नीचे की थी सबका पकड़ के ऑपरेशन कर दे रहा था, अगर उनके 2 बच्चे हो चुके थे तो एक प्रकार से ये जबरदस्ती और मनमानी तरीके से लागू किया जा रहा था। तो यहाँ पर 1975 में आपातकाल के दौरान इस प्रकार के खूब सारे ऑपरेशन कराए गए और इस प्रकार के ऑपरेशन का काफी ज्यादा पुरजोर विरोध भी हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया। क्यों हिंदुओं ने विरोध इसलिए किया? क्योंकि बेटा अगर होगा तो वो मुखाग्नि देगा तभी उनको स्वर्ग मिलेगा, जबकि मुस्लिमों में है कि ईश्वर ऊपर वाले की देन है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो उनके यहाँ फैमिली प्लानिंग ही आपका क्या कहते हैं हराम माना जाता है। और भारत में भी हिंदुओं में है कि भाई जब तक बेटा मुखाग्नि नहीं देगा तब तक हमको स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो बेटा तो चाहिए ही, चाहे भले एक बेटे की आस में 7 बेटियां क्यों ना हो जाए। तो इस प्रकार के लोग हिंदू मुस्लिम सबके सब भड़क उठे इन सारे नए रूल्स रेगुलेशन से। अब यहां पर आते हैं मिलिट्री एक्सपेंसेस को काफी ज्यादा बढ़ाया गया। यहाँ पर मिग जितने भी प्लेन है उसकी सारी सीरीज परचेज की गई। करीब करीब भारत में उस समय 1200 आपके एयरक्राफ्ट हो चुके थे। आज भी जितनी उतनी संख्या में हमारे पास एयरक्राफ्ट के आसपास 1200 के आसपास आज भी हमारे पास है। तो यहां पर याद रखिएगा 1200 के आसपास यहां पर स्पेसक्राफ्ट हो गया और भारत एक बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में हिंद महासागर में जो इनकी जल शक्ति थी उसके मुकाबले चाइना भी नहीं ठहर पाता था, क्योंकि चाइना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। तो यहाँ पर चाइना भी जल शक्ति में नौसेना में भारत की बराबरी नहीं कर पा रहा था। The 6 5-year plan was great success to Indian economy। ये बड़ी सफलता थी भारतीय इकोनॉमी में। The target growth was 5.2% and actual growth was 5.7%। इसको याद रखेंगे 5.2 से 7.5%। लेकिन इसी के बीच में दुर्भाग्यजनक तरीके से इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को हत्या हो जाती है। 7th 5-year प्लान के बारे में बात करेंगे तो 7th 5-year प्लान में यहां पर आपको देखना है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5-year प्लान were to establish growth in areas of increasing economic productivity, production of food grains and generating employment through social justice। यह योजना इस प्रकार से आरंभ की गई। इसके अलावा यहाँ पर तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा इस स्कीम का?
Establish a self-sustaining economy. तो सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी यहां पर था. जवाहर रोजगार योजना एंड नेहरू रोजगार योजना वेयर स्टार्टेड. दो योजनाएं आरंभ की गई, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना. इन दिस स्कीम इंदिरा आवास योजना वाज लॉन्च इन 1985-86. तो इंदिरा आवास योजना भी सबसे पहली बार यहां पर लॉन्च की गई. पहली बार अगर मैंने देखा कि लोगों को घर के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लोगों को छोटे छोटे घर, एक रूम का घर बना के दिया जा रहा है. हालांकि ये बहुत छोटे रूम थे. द सेवेंथ प्लान हैज स्ट्रीव्ड टुवर्ड्स द सोशलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन एट लार्ज. तो यहां पर याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव सोशलिज्म था, दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन को यहां पर फोकस किया गया. द thrust area of the 7th 5-year plan were social justice, removal of oppression of the weak, using modern technology, agriculture development, anti-poverty program, a full supply of food, clothing, shelter, increasing the productivity of small and large scale farmers, making India एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. इतने सारे के सारे. यहां पर हमारे पास देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री था जिसका नाम था राजीव गांधी. 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे. पहले वह क्षमा कीजिएगा, एयरलाइंस में वो पहले पायलट थे और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश रखा संजय गांधी की मौत के बाद. तो संजय गांधी की मौत के बाद इन्हें तुरंत आनन फानन में प्रधानमंत्री बना दिया गया था. और जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनके लिए एक फुल मेजोरिटी वाली सरकार इनका इंतजार कर रहा था. 425 लोकसभा की सीटें, 425 यानी कि 572 में 572 में 425 सीटें जीत कर आई. अद्वितीय बहुमत, इतना ज्यादा बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला था आज तक. तो ये सबसे बड़ा बहुमत था. 425 सीटों के साथ बहुमत लेकर आए राजीव गांधी. तो एक बहुत बड़ी सरकार यहाँ पर. मुखर्जी उस समय कोई मिनिस्टर थे ना? क्या अनिशा? प्रणब मुखर्जी भी उस समय मिनिस्टर थे जब राजीव गांधी. हाँ, उस समय योजना आयोग में थे प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी 87 के आसपास, 85 से 87 तक वह योजना आयोग में थे. प्रणब मुखर्जी भी थे. और यह एक सरकार ऐसी थी जो इतनी ज्यादा बहुमत थी इनके पास कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर चाह लेती तो क्या क्या नहीं कर पाती. लेकिन राजीव गांधी का पहला 5 साल ये महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर पूरे भारत में भ्रमण करते रहे. कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें वह सोनिया गांधी को लेकर घूमते हुए नजर न आए हो. हर एक हिस्सा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो, साउथ इंडिया का हो, कहीं का भी, वो हर हिस्से में घूमे हैं. इन 5 साल में एक कह सकते हैं कि एक ऐसे नेता के रूप में वो उभरे थे जिनको इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला हुआ था. हो सकता था ये 5 साल जो घूम रहे थे शुरुआती दौर में वह बहुत चीजों को नहीं समझ पाए. हो सकता है दूसरा टर्म मिलता तो ये बहुत तेज डेवलपमेंट कर पाते. मे भी पॉसिबल था ये. इनका सेकंड टर्म बड़ा जोरदार होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो ना सका. इन्हीं दिनों बोफोर्स घोटाला हुआ. बोफोर्स घोटाला 64 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा तोप सौदा था और इसमें करीब 2.5-3 करोड़ रुपए का घूस लिया गया था. तो अब यहाँ पर 64 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा घोटाला ले दे के आपका 100 नहीं 250 करोड़ के आसपास टोटल खर्च होता है इसकी जांच के ऊपर. 64 करोड़ के घोटाले पर हम लोगों ने उसके जांच के ऊपर 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए. तब भी जाके एक किसी को भी आरोपी को सजा नहीं मिल पाई इस पूरे के पूरे केस में. अब आते हैं यहां पर. अब यहां पर जब 7th 5-year प्लान में बात कर रहे हैं, टारगेट का 5% था. टारगेट ग्रोथ यहां पर रेट 6.1% और यहां पर पर कैपिटा इनकम 3.7 के रफ्तार से बढ़ी. लेकिन यह एक प्रकार से विपत्तियों का आरंभ था. विपत्तियों का आरंभ यहां पर ऐसे था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब नजर लग चुकी थी. अब यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में 2-3 बड़ी समस्याएं आ रही थी जिसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी चरमराने वाली थी हमारी. अब ये जो पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी चरमराने वाली थी, इस चीज को समझिए कि यह किस प्रकार से चरमरा रही थी कि ये पूरा का पूरा जो हम लोग बात करते हैं इस इकोनॉमी में, अगर हम लोग तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय
स्थिति थी, उसकी वजह से हम लोग कमजोर होते गए। दूसरा हमारे देश के अंदर की स्थिति थी। तो यहाँ पर दो प्रकार के फैक्टर हम लोग देखेंगे, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो दो प्रकार के फैक्टर हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर में हमारे पास क्या था? इंटरनल फैक्टर में हमारे पास 1989 बोफोर्स तोप के हल्ले के ऊपर सवार होकर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सरकार 11 महीने में गिर जाएगी। नतीजा यहाँ पर क्या था कि 11 महीने में जो सरकार नीचे गिरने वाली है, एक प्रकार से अस्थिरता आ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। नतीजा फाइनेंस के ऊपर प्रॉपर वे में ध्यान नहीं दिया जा सका। तो वित्तीय क्षेत्र के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा सका। नतीजा हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व बचा वह महज $1 बिलियन था। ये वाला आप लोग को बताए थे, $1 बिलियन वाली पूरी की पूरी स्टोरी? नहीं sir, नहीं। नहीं ना? चलिए, हमारे पास विदेशी किसी और बैच में पढ़ाए होंगे। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा वो केवल $1 बिलियन बचा, जो 8 दिनों के लिए ही केवल सफिशिएंट था। अब यहाँ पर समझिए कि इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश में स्थिति ये है कि हमारे पास केवल 8 दिनों के लिए राशन पानी खरीदने का पैसा बचा हुआ है। अब इस स्थिति में अगर बात करेंगे तो इतना बड़ा देश कैसे चलाएगा? 11 महीने के बाद वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। वीपी सिंह की सरकार विभिन्न कारणों से गिरी थी। उस समय जो स्थितियां थी वह समझिए क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये सरकार गिरती है। 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है कि होम मिनिस्टर के रूप में पहले मुस्लिम की नियुक्ति होती है। इनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद ये देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ पर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बनते हैं। और गृह मंत्री बनने के बाद स्थिति ये होती है कि जैसे ये गृह मंत्री बनते हैं वैसे ही इनकी पुत्री रूबिया सईद की अपहरण कर लिया जाता है। रूबिया सईद का अपहरण हो जाता है। दूसरे साइड गुलाम नबी आजाद इनके भी ब्रदर इन लॉ का अपहरण हो जाता है। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर के बेटी का अपहरण हो गया, दूसरे साइड में गुलाम नबी आजाद का अपहरण हो गया, और तीसरा कश्मीर का एक और नेता है सैफुद्दीन सोज, इनके भी एक रिश्तेदार का अपहरण हो गया। तो ये तीन लोगों के रिश्तेदार का अपहरण हुआ और करीब करीब यहाँ पर 60 के आसपास आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा भारतीय सरकार को। जो भारतीय सेना ने बड़ी मुश्किल से इन 60 आतंकवादियों को पकड़ा था, 60 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और ये 60 आतंकवादी जब बाहर निकलते हैं 1989 से, ये अक्टूबर का महीना था जब होम मिनिस्टर बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। और इस अक्टूबर के बाद जस्ट जनवरी की रात थी, 19 जनवरी आपका 1990, घाटी के जितने भी मस्जिद थे वहां से आजान के साथ यह ऐलान आने लगा कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो सारा का सारा कश्मीर घाटी जल्द से जल्द छोड़ दें। और कई कश्मीरियों को, यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को बीच चौराहे पर मार डाला गया था। यहां तक कि कई ऐसे केसेस भी थे जहां पर महिलाओं को उनके पति को मारकर उनके रक्त में डूबा हुआ चावल खिलाया गया था। इस प्रकार की घटनाएं भी हुई। रेप की कितनी सैकड़ों घटनाएं हुई थी और वो महिलाएं आज तक लापता हैं। वो कश्मीर की घाटियों में कहां चली गई किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर हजारों सैकड़ों महिलाओं को लापता कर दिया गया और कितने लोगों को बीच चौराहे पर मार डाला गया। और मस्जिदों से ये ऐलान किया जाने लगा कि जितने भी हिंदू हैं वो सारे के सारे अपनी लड़कियों और महिलाओं को छोड़कर घाटी छोड़ दें। हम महिलाओं का तो स्वागत करते हैं, वो लोग रह सकती हैं, लेकिन जितने भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं उन सबको घाटी छोड़कर जाना होगा। रातों रात इस 19 जनवरी 1990 की रात को 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर भाग गए।
उसमें से आधे से ज्यादा ठहरे जम्मू में जाकर जम्मू के शरणार्थी कैंपों में, बाकी दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, विविध इलाकों में ये फैल गए। बहुत सारे लोग दिल्ली आ गए, बहुत सारे लोग जम्मू में टिक गए। तो यहां पर ये इस प्रकार की घटनाएं हुई। अब ये एक तरह से देश में आप कह सकते हैं कि काला अंधेरा छा रहा था। दूसरे साइड में यहां पर स्थिति ये थी कि वीपी सिंह ने देखा कि एक प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक को हस्तगत कर लिया है, तो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक एक प्रकार से इंटैक्ट हो गया। तो अब इसके साथ एक और ग्रुप मिलाना है, वो है ओबीसी ग्रुप। तो मुस्लिम प्लस अगर ओबीसी मिल जाए तो निश्चित तौर पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो विनिंग कॉम्बिनेशन को के लिए यहां पर ओबीसी को 27% का जो रिजर्वेशन था वह पारित कर दिया गया कि 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहां पर ये दो घटनाएं घटी, नतीजा दूसरे साइड में बीजेपी जो कि पहली बार 2 सीटों से 1985 में 2 सीटों से बढ़कर 84 सीटों पर पहुंची थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में बहुत बड़ी सफलता मिली थी बीजेपी को, यह 84 सीटों पर पहुंची थी। इसने राम मंदिर का आंदोलन शुरू कर दिया। अब राम मंदिर के आंदोलन के प्रणेता रहे एल के आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। नतीजा पूरा का पूरा देश एक ऐसे भंवर जाल में फंस गया था जहां यह समझ में नहीं आ पा रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि यहां पर जब कश्मीरियों को एक प्रकार से निकाला गया तो पूरे देश के सेकुलर गैंग ने एक गजब की चुप्पी धारण कर ली। किसी न्यूज़पेपर में नहीं प्रकाशित हुआ। ये 5 लाख लोग जब घाटी छोड़कर भाग रहे थे तो याद रखिए 1.5 महीने तक किसी न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट नहीं किया कि ये 5 लाख के लोग क्यों देश घाटी छोड़कर भाग रहे हैं, क्यों ये लोग भाग रहे हैं। कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। क्या निशा? तो ये पूरा का पूरा कुछ नहीं सर। कुछ बोल रही है निशा? नहीं सर। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से क्रिएट किया गया और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ये बतला रहा था कि लोग सेकुलरिज्म के नाम पर चुप हैं, क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी मुसलमान तो है सेकुलरिज्म के दायरे में, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण कहीं भी धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इन सब की क्राइटेरिया से बाहर है। तो उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं था, उनके लिए कोई सेकुलरिज्म नहीं था, उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उनके लिए कोई भी व्यक्ति सामने बोलने को नहीं आता है। तो यहां पर इस प्रकार की स्थितियां शुरू होती हैं। तो यहां पर चूंकि कश्मीरियों के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं थी, नतीजा बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, क्योंकि यूपी के इलाकों में राम मंदिर की बड़ी मांग थी और बहुत बड़ा क्रेज था इस पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट वाले इलाकों में। तो इन्होंने एक प्रकार से वोट बैंक को अपना इंटैक्ट रखने के लिए इस राम मंदिर के मूवमेंट को शुरुआत किया। हालांकि राम मंदिर के आंदोलन को हवा देने का काम राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी ने 1985 से आरती करवानी शुरू कर दी थी बाबरी मस्जिद के अंदर ही। अचानक से बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का भी श्री गणेश राजीव गांधी ने ही किया था। तो राजीव गांधी ने वहां पर से राजनीति की शुरुआत की 1985 से, लेकिन उस मुद्दे को हथिया लिया भाजपा वालों ने। अब यहां पर ये थी हमारी आंतरिक स्थिति। अब आंतरिक स्थिति के साथ जोड़ेंगे बाह्य स्थिति, एक्सटर्नल कंडीशन। तो एक्सटर्नल अगर कंडीशंस की बात करेंगे तो एक्सटर्नल कंडीशंस में क्या हुआ, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट था वो था गल्फ वॉर। गल्फ वॉर में क्या स्थिति थी ये समझिए। आकाश जरा ढंग से यहां पर समझोगे कि किस प्रकार की चीजें हो रही थी। आकाश, यहां पर आकाश आवाज आ रही है ना क्लियर? यहां पर यस सर। एक है इराक, एक है हमारा इराक और दूसरा हमारा कौन है, ईरान। याद रखिएगा ये दोनों देश कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। यहां पर ईरान और इराक ये दो देश कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। दोनों 20 साल से लड़ रहे थे, 20 सालों से ये लगातार लड़ते आ रहे थे। इराक याद रखिएगा मेसोपोटामिया की पूर्व सभ्यता है, जिसकी दजला और फुरात नदियों के बीच में बसा हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक। तो इराक और ईरान, इराक का नेतृत्व कर रहा था सद्दाम हुसैन, याद रखिएगा सद्दाम
हुसैन जो भारत का एकमात्र मित्र था पूरे के पूरे गल्फ कंट्री में, भारत का एकमात्र मित्र था गल्फ कंट्री में, पूरे खाड़ी देशों में, जो सच्चे हृदय से भारत के साथ था। वहीं पर अगर बात करेंगे इराक और ईरान की, तो दोनों का युद्ध लगातार चल रहा था। अब ये दोनों संघर्ष कर रहे थे। 20 साल लड़ने के बाद पता चला कि भैया दोनों एक दूसरे को जीत नहीं सकता, नतीजा दोनों एग्रीमेंट कर लिया। तो ईरान और इराक ने दोनों ने समझौता कर लिया और अब इराक फ्री हो गया ईरान की तरफ से कि इनके साथ एग्रीमेंट हो गया है, तो अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। नतीजा इराक ने अब क्या किया, सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया कुवैत के ऊपर। आप लोग एक मूवी आई है उससे आप लोग देख लेंगे, एयरलिफ्ट। कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया, रातों रात कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। यह सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था उस समय का, यह सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था। आज मैक्सिमम ऑयल रिजर्व इसका खाली हो चुका है। ऑयल रिजर्व यहां पर कुवैत में सबसे ज्यादा था, वर्ल्ड का छोटा सा देश था और इसका पूरा का पूरा तेल अमेरिका ले लेता था। तो यहां पर याद रखिएगा, अमेरिका एक ऐसा देश था जिसके पास अपने अकूत भंडार थे तेल के, लेकिन वह पहले गल्फ देशों का तेल यूज कर लेता है। उसके बाद अभी देखेंगे सबसे ज्यादा अमेरिका तेल बेच रहा है। तो अब जब उसका मार्केट खत्म होने वाला है तब अमेरिका तेल बेचने को आ गया है। तो आज अमेरिका भी तेल बेच रहा है, लेकिन यहां पर चीजें क्या है, उस समय तक वो तेल नहीं बेचा करता था, उस समय वो गल्फ का तेल खा रहा था। तो यहां पर अब कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका आ पड़ता है और उसने पूरे दमखम के साथ उसने इराक पर हमला किया और नतीजा इसका यह था कि पूरे के पूरे कुवैत से या पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज से करीब करीब 20 लाख लोग भारत वापस आ जाते हैं। क्योंकि युद्ध चला हुआ था तो सारे लोग भागते हैं और वापस आ जाते हैं भारत। अब ये 20 लाख लोग भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण थे ये समझिए। ये जो गल्फ कंट्री में भारतीय रहते थे, गल्फ कंट्री में जितने इंडियंस थे, याद रखिएगा ये इनकी संख्या 20 लाख थी। अब ये 20 लाख जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, वो प्रति महीने एक निश्चित रकम अपने घर वालों को बेचा करते थे, जिनकी जिसकी जितनी क्षमता थी। इसमें याद रखिएगा सऊदी अरबिया से लेके आपका कुवैत, ईरान, इराक सब जगह पर आपका काम कर रहे हैं। यूएई में तो करीब करीब आपका 26% भारतीय हैं। तो ये सारे के सारे लोग अपना जितना भी इनका सामर्थ्य था, ये सब के सब फॉरेन रिजर्व को भारत भेजा करते थे। तो ये गल्फ हमारा सबसे पहला क्या था, एम्प्लॉयमेंट देता था, एम्प्लॉयमेंट दे रहा था 20 लाख लोगों को। दूसरा यहां पर क्या दे रहा था, यह फॉरेन रिजर्व। आज भी सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व पूरे विश्व में, पूरे भारत में, आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो रेमिटेंस सबसे ज्यादा भारत में आता है। विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा भारत में भेजी जाती है विदेश में काम कर रहे लोगों के द्वारा। पूरे विश्व में जितने लोग विदेशी हैं और जो काम करके अपने देश में धन बेचते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर भारतीय हैं, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हर जगह से काम करके विदेशी मुद्रा अपने देश में भेजते हैं। तो यहां पर ये फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा स्रोत थे। लेकिन जब ये 20 लाख लोग देश वापस आए तो सबसे पहला भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। दूसरा, यह फॉरेन रिजर्व के स्रोत भारत में बंद हो गए, तो फॉरेन रिजर्व यहां पर हमारा खत्म हो गया। दूसरा, तीसरा यहां पर बात करेंगे, क्योंकि गल्फ वार चल रहा था तो इसका सबसे पहला असर पड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस यहां पर इंक्रीज हो गया। तो प्राइस जब यहां पर इंक्रीज हुआ, ठीक से आप लोग समझेंगे, प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे साथ में हमारा फॉरेन रिजर्व जो था हमारा, यह भी तेजी से घटने लगा। जब पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े, पहली बार 8 रुपए से 10 रुपया पेट्रोल किया गया था। याद रखिएगा, पहली बार इस समय 8 रुपए, मुझे अच्छे तरीके से याद है, 8 रुपए से पेट्रोल 10 रुपए कर दिया गया था। पूरे के पूरे देश में सरकार की जमकर आलोचना हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा यह इंक्रीमेंट था। तो 8 से 10 के आसपास पेट्रोल कर दिया गया था। उस समय मैं ब्लैक में पेट्रोल लिया करता था, तो मुझे 10 के जगह पर 12 रुपए में पेट्रोल मिलता था। क्योंकि बगल में पेट्रोल पंप नहीं था, तो ब्लैक में हम लोग तेल लेते थे, तो 12 रुपए में हम लोग को पेट्रोल मिलता था। तो यहां पर फॉरेन रिजर्व की स्थिति ये थी हमारी, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से तेजी से गिरा। अब इसी में राजीव गांधी ने भी अपना योगदान दिया। राजीव गांधी ने क्या किया था, यहां पर याद रखिएगा, राजीव गांधी
इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पूरे के पूरे संकट को बढ़ाने में। हमारे यहाँ ऑयल पूल हुआ करता था। ऑयल पूल का मतलब होता था हमारे देश में 4 रुपए में पेट्रोल आता था। 4 रुपए में पेट्रोल आता था। दिल्ली इत्यादि इलाकों में 4 के जगह पर यह आपका करीब करीब 5 रुपए के आसपास में दिल्ली में पेट्रोल बिकता था।